वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहारी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन जो है सिलेक्टिव इश्यूज। यानी कि देखो ज्योग्राफी हम बुक 2 पे भी आप ख़त्म कर दिया हमने, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली, और इतना कुछ हमने अलग अलग ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में सुना देखा। इस चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़े हमने पॉपुलेशन भी पढ़ लिया, हमने जो है टर्शरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सब टाइप की एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली, इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है सब पढ़ लिया हमने। अब ये जो हमारा पूरा लाइफ है वो कहाँ पे चल रहा है, हमारा अर्थ पे चल रहा है। नेचर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज इस चैप्टर में हम अपने जो है सबसे मेजर पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशंस के बारे में, जो हमारा विचार है पॉल्यूशंस के ऊपर, जो हमें सोचना चाहिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर। ये पर्सपेक्टिव आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसके साथ हम अपने क्लास 12 की ज्योग्राफी को एंड करेंगे, जहाँ पे हमें एक वेकअप कॉल मिलेगा कि इफ़ वी वांट, इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट सब ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की चिंता भी हमें करनी होगी। दिस यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमें बता रखा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? बेसिक, यू कैन इवन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कब होता है? जब रिलीज ऑफ सब्सटेंसेज एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तब होता है। यानी कि जब रिलीज होते हैं सब्सटेंस या कोई एनर्जी हो फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, उसे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो वो भी लिख सकते हो। जैसे कि रिलीज ऑफ सब्सटेंस, इंडस्ट्री का कूड़ा है, क्या है? वेस्ट है। क्या कर रहा है वो? वाटर पॉल्यूट करेगा। जो फ्यूम्स है, जो धुआं निकल रहा है फॉसिल फ्यूल बर्न होने पे, क्या है? एक टाइप की एनर्जी निकल रही है, वो क्या है? एनवायरमेंटल को क्या करेगी? एयर पॉल्यूशन करेगी। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, हर टाइप के पॉल्यूशन होते हैं और उनको उनके मीडियम के बेसिस पे हमने जो है उनको क्लासिफाई कर रखा है। तो जो उनका मीडियम होता है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट, कि पॉल्यूटेंट कैसा है। जैसे पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे एयर पॉल्यूटेंट जो एयर पॉल्यूट करते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट जो वाटर पॉल्यूट करेंगे, लैंड पॉल्यूटेंट जो लैंड पॉल्यूट करते हैं, नॉइस पॉल्यूटेंट जो नॉइस पॉल्यूट करेंगे। तो इन चारों को ही अब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाटर पॉल्यूशन से। तो वाटर डिग्रेडेशन, देखो मैंने इतने बेहतरीन से नोट्स बना दिया तुम्हारे लिए, एग्जाम में नोट लिखने को आएगा, लाइन्स लिखना, नंबर मिल जाएंगे पूरे। तो वाटर डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? Water degradation due to increasing population and industrial growth had reduced the water quality। तो वाटर की जो क्वालिटी है, वाटर पॉल्यूशन में क्या रहा है? वाटर की क्वालिटी कम हो जाना, घटिया हो जाना, गिर जाने को हम वाटर पॉल्यूट कह रहे हैं। एक साफ़ पानी रखूँगी ग्लास भर के पानी का, थोड़ी सी मिट्टी होगी, कौन सा पियोगे? साफ़ वाला पियोगे ना। तुम कहोगे ये गंदा हो रहा है दीदी, तो पॉल्यूट हो रहा है। और आज के समय पे हमने इतना पानी ऐसा कर रखा है, मिट्टी तो क्या पता नहीं क्या क्या हमने उसको पॉल्यूट कर रखा है। तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। और वो क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी है, वेस्ट जनरेट ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, कैनाल ऑलवेज कंटेन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड सब्सटेंसेज। अब ऐसा नहीं है कि हमारी नेचर ने हमें मैकेनिज्म नहीं दे रखा कि वेस्ट को हम मैनेज नहीं कर सकते। नो, वेस्ट मैनेज हो सकता है, बट आप जब बहुत ज़्यादा वेस्ट बनाओगे तो थोड़ी वो मैनेज हो जाएगा। हायर कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस कॉजेज पॉल्यूशन। तो रिवर में जैसे हम डंप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, हम बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में सीवेज डंप कर रहे हैं, हम जो है वेस्ट जो है डंप करते हैं, तो वो होएगा, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो रिवर के फ्लो के साथ में, बॉडीज़ के फ्लो के साथ में वो उसको अलग कर देती हैं एंड देन वो दोबारा वो वाटर क्लीन ही रहता है। बट अब जब तुम उस वेस्ट को अत्यधिक कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, तो वो कैसे उसको जो है पूरा कर पाएगी? आप यमुना नदी को देखते हो, वो बबल्स निकल रहे होते, क्या है? वो वेस्ट है सब कुछ, ठीक है, उस वजह से हुआ है। तो हायर कंसंट्रेशन जब पॉल्यूटेंट का हो जाता है तो जो वाटर है अनफिट हो जाता है, जैसे आप यमुना नदी को देखते हो। नेचुरल प्रोसेसेस लाइक इरोजन, डिके कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो। जैसे सॉइल इरोजन हो जाए, डिके हो जाए तो भी हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्टिविटी भी बहुत बड़ा एक वाटर पॉल्यूशन का जरिया है। इंडस्ट्री इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बता चुकी हूँ मैं। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा 1 मार्कर में आएगा? तो इंडस्ट्री है। ठीक है जी, चले अब अगला पढ़ते हैं। सोर्सेज एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेज क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो नेचुरल सोर्सेज भी है, जैसे इरोजन हो जाए, धरती पे जो मिट्टी है वो इरोड होकर गिर जाए पानी में, खराब हो गया पानी। लैंडस्लाइड हो जाए, डिके प्लांट एनिमल गिर जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, ये सब क्या हो गया? नेचुरल रीज़न है, हमने नहीं कराई। अब मैन मेड रीज़न तो बहुत ही सारे, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन।
इंडस्ट्री के अंदर से वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करा जाता है। इंडस्ट्री का वेस्ट, केमिकल वेस्ट हो, कैसा भी टाइप का वेस्ट हो, वो पॉल्यूटेड वाटर, गंदा पानी जो होता है इंडस्ट्री का, जिसमें कुछ ना कुछ आप यू हैव वर्कड अपॉन इट, ठीक है, केमिकल हो जिस पानी के अंदर, हैवी मेटल्स हो, डस्ट हो, स्मोक हो, ये सब वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में हमारी डंप कर दिया जाता है। और पानी तो नुकसान खाली हमारा थोड़ी हो रहा है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी वहाँ का तहस तहस हो जाता है उससे। की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन करती है इंडस्ट्री वो है लेदर, पल्प जिससे पेपर बनता है भाई साहब आपका, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं वाटर बॉडीज़ को, ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं सेफ पेपर। नाउ एग्रीकल्चर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइज़र लगते हैं उनमें से बहुत सारों में केमिकल्स यूज़ होते हैं, फिर वो फर्टिलाइज़र बह के जब वाटर बॉडी में जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है पानी उससे, ठीक है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब पॉल्यूशन करते हैं। दिस केमिकल एवन वॉश इनटू रिवर, लेक, टैंक और सीप इनटू अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो ये ग्राउंड वाटर में भी सीप होके चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर में अगर मिलावट हो गई तो सोचो वो तो कितनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी। इंक्रीजिंग निट्रेट कंटेंट एंड पॉल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज। कल्चरल एक्टिविटीज़ से भी, जैसे पिलग्रिमेज एरियाज़ में, रिलीजियस फेयर्स के अंदर, टूरिज्म वाले इलाकों में लोग सफाई का तो ध्यान रखते ही नहीं है, ठीक है। नैपकिन है, पेपर है, ग्लास है, कुछ भी है, कुछ भी सब हम ऐसे ही डंप कर देते रहते हैं। और कई बार डायरेक्ट जो बिन्स में से डंप जो है वो होता है ना कूड़ा लेके, वो सीधा डंप कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर। नोबडी थिंक्स कि ये रिवर को हमें साफ़ रखना चाहिए, नहीं, सब कुछ उसमें लोग डंप करते रहते हैं। ओके, सो अब आपको यहाँ पे हमारी जो होली रिवर्स हैं उनका भी बता रखा है कि कैसे उनके सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। तो अगर गंगा नदी का बताए तो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल का आपको बता रखा है। पॉल्यूशन स्ट्रेचेस कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी में और फरक्का बैरेज पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेचर ऑफ पॉल्यूशन कैसा है, जैसे कानपुर में इंडस्ट्रियल है और वाराणसी में डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर्स है, और डंपिंग ऑफ कैरकैसेस इन द रिवर है फरक्का बैरेज पे, ठीक है। और कैरकैसेस मतलब होता है गाइस डेड बॉडीज़, ठीक है। एंड सिटीज़ ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये डोमेस्टिक वेस्ट रिवर में जो है डंप कर देते हैं। यमुना का दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद चंबल, मथुरा, आगरा, ये सब एरिया यमुना को पोल्यूट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन। एक तो ये पॉल्यूशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये इरिगेशन के लिए इसमें से बहुत पानी निकाला जा रहा है, तो वो मतलब उस फ्लो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो पॉल्यूशन कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट, एग्रीकल्चर का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरीगेशन होता है हरियाणा और पंजाब में, तो फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, वो सारा बह के इसमें आ जाता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली की जो फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, दिल्ली डंपिंग इट्स वेस्ट, सी वेस्ट अपना मेन पॉल्यूटेंट है ये इसका, कि भाई सी वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब चीज़ें जो हो गई, ठीक है। तो जो जितना भी वेस्ट होता है वो डंप कर देना। नाउ नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन अगर होगा तो क्या है, अभी तो चिंता नहीं हो रही, डिजीजेस पढ़ो, होगी चिंता कि कितनी हमें ज़रूरत है इसे कंट्रोल करने की। डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉन्स जैसी डिजीजेस हो सकती है इससे। WHO ने रिपोर्ट करा 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज इंडिया से वाटर बॉर्न है। रिवर पॉल्यूशन इज कॉमन बट गंगा इज मेजर कंसर्न ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। गंगा नदी के पास में कितने पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया है, तो हमें उसे क्लीन रखना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हमारा इनिशिएट हुआ था इस इशू को एड्रेस करने के लिए, एंड हमने कोशिश करी है कि हम इसकी जो क्वालिटी है उसको अच्छा करें। नमामि गंगा प्रोग्राम वाज आल्सो लॉन्च टू इम्प्रूव द रिवर्स कंडीशन। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे अपना एयर पॉल्यूशन पे। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, जो हमारी एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर कंटामिनेंट्स मिक्स हो जाए उसे हम कहते हैं अनवांटेड। कौन से, जैसे डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गई, गैस हो गया, फॉग हो गई, ओडर हो गई, स्मोक हो गई, वेपर हो गई, ये लर्न कर लो, ये सीधा MCQ में पूछे जाएंगे या एग्जामिनेशन रीजन में ये लर्न करना है। डस्ट, फ्यूम, गैस, फॉग, ओडर, स्मोक और वेपर जब मिक्स हो जाती है उसे हार्मफुल जो है हमारी एयर को बना देता है। इंक्रीज फ्यूल का जो यूज़ हो रहा है ना, जो ये हमारे पेट्रोलियम, गैस, कोल, इन सब की वजह से हमारे जो है बहुत सारा CO2 एमिशन होता है, टॉक्सिक गैसेस का एमिशन होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा, लकड़ी आप बहुत जलाओगे तो भी, इन सब चीज़ों से एयर पॉल्यूट हो रही है। मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है फॉसिल फ्यूल कंबशन, जो मैंने बता दिया। माइनिंग जब होती है तो अर्थ की बेड की खुदाई होती है, खुदाई में वो निकलते रहते हैं डस्ट ऐसी, वो पूरी हवा में पार्टिकल्स में मिल जाती है वो। और इंडस्ट्रीज, ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेज। जैसे अब माइनिंग होती है तो मिनरल्स निकल रहे हैं ना, तो भाई मिनरल्स की वो जो धूल होती है वो सब, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एब्सिस्टोस, ये सब चीज़ें मिलके जो है हमारी एयर को पॉल्यूट करती है। एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज, नर्वस सर्कुलेटरी डिजीज सब हो सकता है। अर्बन स्मॉग, वो देखता है आपने, कोहरा नहीं आता है,
वो ना कभी कभी ऐसा होता है जैसे धुआं सा भर जाता है, इसलिए लगेगा कोहरा है। कोहरा नहीं होता, पॉल्यूशन होता है, वो कई बार आता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एंड स्मोकी फॉग, फॉग होता है, लोग एंजॉय करते हैं भाई, कोहरा एंजॉय करने की चीज़ होती है, बट हमारे यहाँ आजकल कोहरा नहीं आता है, कोहरे के साथ में धुआं मिला हुआ आता है। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज़, ये सब हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। एयर पॉल्यूशन कैन ऑल्सो लीड टू एसिड रेन, रेन जिसको हमें एंजॉय करना चाहिए, अच्छी होती है हमारे लिए, रेन में भी एयर पॉल्यूशन मिक्स हो जाती है, फिर हमारी जो वाटर आएगा ना ऊपर से वो भी पॉल्यूटेड होगा। तो एयर पॉल्यूशन कैन लीड टू एसिड रेन। द फर्स्ट रेन आफ्टर समर ऑफन हैज़ लोअर पीएच वैल्यू देन सब्सिक्वेंट रेन्स। तो जो फर्स्ट रेन होती है उसका पीएच वैल्यू काफ़ी लोअर माना जाता है एज कम्पेयर टू सब्सिक्वेंट रेन। अब पीएच वैल्यू लोअर है मतलब एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है मतलब। तो जो पहली रेन होती है उसमें बहुत एसिडिक होती है, तभी कहते हैं पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पॉल्यूशन सारा लेके उतर जाती है ना, फिर बार बार बारिश आती रहती है मॉनसून में, तब थोड़ा एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, तब जाके वो नॉर्मल पीएच लेवल पर आती है, ठीक है। हम पढ़ते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम जो है हमारा। तो गंगा एज अ रिवर, आपको पता है हमारी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, रिलीजियसली देखो, स्पिरिचुअली देखो। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा ये प्रोग्राम, जिससे हमने 5-6 ऑब्जेक्टिव बनाए, जिससे हम अपनी गंगा नदी को साफ रखेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन लगाए, ठीक है, चेक करें, सीधा डंप ना करें, रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट करें, एफॉरेस्टेशन करें रिवर के बैंक पे, क्लीन करें रिवर को। गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड बनाया, यूपी, बिहार और हमारा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में पब्लिक अवेयरनेस बनाए कि हम पॉल्यूटेंट्स गंगा रिवर में सीधा नहीं करें, इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है हमारी, अब आता है नेक्स्ट। तो नॉइज़, अगर जो है नॉइज़ मतलब ही ये है कि प्लेजेंट नहीं है, अच्छी लग रही होती है, तो धुन म्यूज़िक को चाहे कह सकते हो नॉइज़ है, मतलब दिमाग में चुभ रही है, कानों में चुभ रही है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन रेफर्स टू अनकंफर्टेबल एंड अनबेरेबल नॉइज़ लेवल्स अफेक्टिंग ह्यूमंस, ठीक है। वैसे तो नॉइज़ मतलब आवाज़ है, बट हम नॉइज़ का वर्ड यही करते हैं, डोंट मेक नॉइज़, जैसे मैम क्लास में कहती है, तो उस समय तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, तो इसलिए कहती है वो। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न हो गई है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से। आजकल फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन एरिया हो, माइनिंग वाला एरिया हो, ऑटोमोबाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, सायरन हो, लाउड स्पीकर हो, फेस्टिवल हो, कम्युनिटी एक्टिविटी हो, सब में साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। स्टेडी नॉइज़ लेवल्स आर मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो नॉइज़ पॉल्यूशन चेक करने के लिए हम डीबी काउंट करते हैं, यानी कि डेसिबल्स में काउंट करते हैं। ट्रैफिक सबसे बड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन का जरिए। कभी तुम जाना, कभी गाँव वाले इलाकों में, हम शहर में अगर आप रहते हो तो गाँव की तरफ जाना, क्या सुकून मिलता है, ठीक है। शहर से सीधा अगर कभी हाईवे पे भी चढ़ते हो, सुकून मिलता है, कानों में ना ऐसा लगता है, मुझे तो पता ऐसा फील होता है जैसे कोई जनरेटर सा बंद कर दिया हो, किसी ने कान में जनरेटर चल रहा हो। क्यों? आवाज़ आ रही होती है, एक बजिंग नॉइज़ होती है बहुत ज़्यादा शहर की, और वहाँ जाते तो शांति, ऐसा पीस सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शहर की नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। तो क्या क्या आवाज़ें आ रही होती है, ऐसे तुम्हें सुनाई नहीं देगी, व्हीकल्स की आवाज़, एयरक्राफ्ट की आवाज़, रोड की, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही होती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो रोड व्हीकल कंडीशन की वजह से, रोड की कंडीशन, वो रोड उबड़ खाबड़ रोड पे चल के जा रहे हैं तो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। व्हीकल की कंडीशन, तुम्हारा व्हीकल पुराना हो रहा है, बिल्कुल ही में सर्विस नहीं हो रखी, उसकी टूटा भज्जा पड़ा है, तो उसमें से आवाज़ आएगी, ठीक है, खटर खटर आवाज़ आती है। वो एयर पॉल्यूशन भी करते हैं। सी से भी बहुत ज़्यादा होता है, बट वो सिर्फ हार्बर के पास में होता है। वो शिप निकलते हैं ना, भौं करके पूरा ऐसे जोर की निकलते हैं, वो हॉर्न मार के अपना, बट वो हार्बर के पास में ही होता है वो पॉल्यूशन। इंडस्ट्री बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन करती है अलग अलग इंटेंसिटी पे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक और इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो इंडस्ट्री के पास में ज़्यादा होएगी, दूर चल जाओगे कम होएगी। ट्रांसपोर्टेशन रूट के पास में होगी ज़्यादा होएगी, दूर चले जाओगे कम होएगी। मेजर जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नाउ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो अर्बन वेस्ट में क्या आता है हमारा, यानी कि जो हम शहरी लोग वेस्ट करते हैं वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है शहरों के अंदर, कंजेशन हो रहा है, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है, पुअर सैनिटरी कंडीशन हो रही है, फाउल एयर हो रही है आजकल, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं शहरों के अंदर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट ड्यू टू इंक्रीज इन वेस्ट जनरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जो सॉलिड वेस्ट है आप उसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि शहरों की पॉपुलेशन बढ़ गई है। सॉलिड वेस्ट में आता है स्टेन्ड मेटल पीसेस, मेटल के टुकड़े, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथिन, ब्लैक एशेज, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा, ठीक है। ये आता है हमारे वेस्ट के अंदर, ओके। सॉलिड वेस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं हाउस होल्ड वेस्ट में और इंडस्ट्री के वेस्ट में, ठीक है। जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो लैंड, पब्लिक लैंड्स और बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर डिस्पोज करते हैं इसको। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो पब्लिक और म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ है लैंडफिल एरियाज़ में जाकर डिस्पोज करती है और कलेक्ट करती हैं उसी को, वही
मेजर कंसर्न क्या है हमारे अर्बन एरियाज़ की, तो ऐश और डेब्रीज फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सबसे बड़ी कंसर्न है हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हेल्थ हैजार्ड हो रहे हैं इनकी वजह से, ये है। इंडस्ट्रीज वेस्ट डिस्पोजल को बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत वेस्ट जनरेट कर रही है इंडस्ट्री। एयर पॉल्यूशन भी करती है, वाटर पॉल्यूशन भी करती है, नॉइज़ भी करती है, बट क्या करें, है भी तो ज़रूरी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो करंट वेस्ट डिस्पोजेबल सिनेरियो अगर हम इंडिया का देखें, कैसा वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, ख़त्म कैसे कर रहे हैं हम अपने वेस्ट को, क्योंकि इस जनरेशन तो बहुत है हमारे, वेस्ट का इतनी पॉपुलेशन है हमारी। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके डिस्पोज कर दिया जाता है। बाकी सिटीज़ और टाउन को देखो अगर हम, तो 30 to 50% वेस्ट जनरली कलेक्ट हो जाता है। अनकलेक्टेड वेस्ट ऐसे सीढ़ी जो है ना, स्ट्रीट्स होती है इधर उधर कोने में, जो है पूरा भरा पड़ा रहता है ओपन स्पेसेस में, वेस्ट लैंड में, जहाँ से हेल्थ हैजार्ड होंगे, वहाँ पे आके बीमारियाँ फैलेंगी फिर। ठीक है, पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है, वेस्ट को ट्रीट करो और एनर्जी बनाओ उससे, वो जो गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट बनाओ उससे। अनट्रीटेड वेस्ट जैसे टॉक्सिक बायोगैस इंक्लूडिंग मीथेन कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, तो अनट्रीटेड वेस्ट रिलीज है टॉक्सिक बायोगैस इंक्लूडिंग मीथेन कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे आपको बता रखा है माइग्रेशन इशू। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या है, जब लोग शहर पहुंचते हैं गांव से। ठीक है, क्यों होता है, कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन क्या है, आपको पता है कि शहरों में बहुत लार्ज वर्कफोर्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, गांव में नहीं होती है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। अनबैलेंस डेवलपमेंट की वजह से ऐसा होता है, अगर हम ऐसा इसको सही करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, करंट ट्रेंड्स इन इंडिया की अगर हम अपनी माइग्रेशन की बात करें तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड ना, ये इशू शुरू हो गया है हमारा। पहला हमने इशू पढ़ा पॉल्यूशन का, वो मैंने आपको बढ़ा दिया है। अब हम सेकंड इशू पढ़ रहे हैं, वो है हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज़। तो अब सिलेक्टेड इशू पॉल्यूशन हो चुका, अब दूसरा सिलेक्टेड इशू है हमारा रूरल अर्बन माइग्रेशन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, करंट ट्रेंड क्या है रूरल अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो सिटीज़ इन इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। बाय पासिंग स्मॉलर सिटीज़, पुअर इंडिविजुअल जो है ऑफन स्मॉलर और मीडियम साइज सिटी में नहीं जाते हैं, रैदर देन वो डायरेक्टली मेगा सिटी में जाते हैं कि वहाँ जॉब मिलेगी। जैसे मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और जो है बड़े बड़े शहर जैसे कलकत्ता और भी मतलब जो मेगा सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी लगती है, सीधा वहीं पहुँचते हैं कि यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर ऑन मेगा सिटी, इससे मेगा सिटीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है, वहाँ पे बस्तीज़ क्रिएट होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फिर कमी पड़ती है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अर्बन चैलेंज है ये, इशूज़ सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इनएडिक्वेट हाउसिंग, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में अराइज ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। इतनी शहरी कल्चर अगर बढ़ेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। जब सब गाँव वाले लोग शहर पहुँचेंगे तो वहाँ भी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, घर नहीं होंगे, फिर बस्ती बनती हैं और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। तो कंक्लूजन क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर ड्राइविंग रूरल अर्बन माइग्रेशन इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस बाय अर्बन एरियाज एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, उन कमी को पूरी करेंगे तो रूरल अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, एंड देन उससे हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नाउ केस स्टडी पढ़नी है हमें रमेश की, जो एक माइग्रेंट है, उसने क्या एक्सपीरियंस करा, लेट्स स्टडी। केस स्टडी दे रखी है एक रमेश नाम के आदमी की, जो कहाँ रहता था, तलचर ओडिशा के अंदर। इसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये वेल्डर है, कंस्ट्रक्शन साइट में वेल्डिंग करता है। 2 साल अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये काम कर रहा है, अलग अलग सिटीज़ में ये जा चुका है, सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर, सब जगह ये गया हुआ है। रेमिटेंसेस 20,000 रुपये पर ईयर जो है भेजता ही अपने पापा को, जो विलेज में रहते हैं, और मतलब कि अपने पिताजी को भेजा करता है 20,000 रुपये पर ईयर के। ठीक है, तो 1 महीने का लगा लो आप कितना उनको खर्चे के लिए भिजवाता है वो। डेली कंजम्पशन में वो यूज़ हो जाते हैं, हेल्थ केयर में और उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं वो लोग, और हाउस बनाना उस सब में। फैमिली की सिचुएशन कैसी है, कुछ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली है जब से इनका बेटा जो है बाहर जॉब करने के लिए गया है। पहले ये और प्रीवियस स्ट्रगल में जी रहे थे, क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 एकड़ लैंड था और ये हाई डेप्थ लेवल में जी रहे थे, यानी कि बहुत कर्जा था इनके ऊपर। रमेश ने 9th क्लास के बाद पढ़ना भी बंद कर दिया था क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इनिशियली ये लोग समझ नहीं आता क्या करे, तो ये जो है पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से माइग्रेट करके जाता है।
ठीक है। एंड ही इज़ एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल आउट माइग्रेंट, मतलब इसे वहाँ जाके सक्सेस भी मिली कि भाई काफ़ी सारे माइग्रेंट्स को शहर जाके भी सक्सेस नहीं मिलती है, कुछ काम नहीं मिलता है। पहले ये जाता है लुधियाना पंजाब 1988 में, वूलन फैक्ट्री में काम करता था, 20 रुपये एक दिन का में से मिलता है। वहाँ पे लो वेजेस थी और जो है कल्चरल एडजस्टमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ इसे यहाँ पे। फिर ये मूव करता है सूरत को और वहाँ पे वेल्डिंग की स्किल सीखता है जो कुछ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी से देती है। अब ऐसा नहीं है कि जो माइग्रेट करके गया उसके लिए बहुत आसान रहता है, इमोशनल सोशल इम्पैक्ट होता है, फैमिली से दूर रहना, नया कल्चर में रहना, बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली ड्यू टू टेम्परेरी एंड ट्रांसफरेबल जॉब नेचर, ये सब भी एक इंसान को झेलना पड़ता है, ठीक है। अब इस पर अगर हम कॉमेंट करें तो ऑफन इन्वॉल्व्स पुअर सेमी इलिटरेट एंड अनस्किल्ड इंडिविजुअल फॉर माइग्रेटिंग फॉर लोअर वेज जॉब्स इन अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर। तो हमें क्या समझ में आया कि गरीब लोग, सेमी लिटरेट लोग, अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत माइग्रेट करते हैं रोटी कमाने के लिए, ओके। फैमिली डायनामिक्स में देखें तो मेल ज़्यादा जो है जाते हैं माइग्रेट करके, और बच्चे उनके और पीछे उनकी जो वाइफ है वो रह जाती है बूढ़े लोगों के साथ में, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम, अर्बन वर्सेस रूरल सेटलमेंट। अब नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्बन सेंटर जो है रूरल एरिया से डिफरेंट होते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल एस्पेक्ट सबसे, ठीक है। स्लम की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, लिविंग कंडीशन देखें तो स्लम यानी कि बस्ती के अंदर पुअर हाउसिंग होती है, ठीक है। लैक ऑफ सैनिटेशन, टॉयलेट्स वॉयलेट्स होते हैं बट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से बने हो, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं होती लोगों के पास, ओवर क्राउडेड होते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं उन्हें हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है। सैनिटेशन नहीं है, इनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, पुअर हाइजीन की वजह से हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, रमेश की स्टोरी हमें बता रही है, स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रूरल माइग्रेंट्स एम्फसाइजिंग द नीड फॉर बेटर अर्बन प्लानिंग, कि हमें अर्बन प्लानिंग भी करने की ज़रूरत है। अगर कोई माइग्रेंट आ रहा है पैसा कमाने के लिए तो उन्हें यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट मिले। दूसरा, हमें इकोनॉमी भी डेवलप करने की ज़रूरत है। नाउ फेस बाय स्लम पॉपुलेशन, जो स्लम के लोग हैं वो क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो जितने भी मेजॉरिटी लोग जो स्लम में रहते हैं वो लो पेड वर्कर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडर नरिश्ड होते हैं, मेनी स्लम ड्वेलर जो है सफ़र करते हैं यानी कि कुपोषण से। हेल्थ रिस्क बहुत होते हैं क्योंकि वो सैनिटेशन नहीं है अच्छा, मतलब इतनी कमाई भी नहीं होती है तो इस वजह से इतनी अपनी हेल्थ पे भी ध्यान भी नहीं दे पाते, वेरियस डिजीज़ एंड इलनेस हो जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन रहती है, फैमिलीज बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती। और वनरेबल टू सोशल प्रॉब्लम्स भी होती है जैसे कि पॉवर्टी लीड टू हायर रिस्क ऑफ ड्रग अब्यूज़, एल्कोहलिज्म, क्राइम एंड वैंडलिज्म, ठीक है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो एपैथी और एस्केपिज्म फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है स्लम पीपल के अंदर, कि लोग तो कभी हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे और ऐसा होता है आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, ठीक है। और एस्केपिज्म फीलिंग आती है, ठीक है, कि सब लीव कर दे सब कुछ, एंड जो ज़िंदगी से मतलब हारी हुई भी कई बार फीलिंग आती है ऐसी कंडीशंस में रह के कि कोई मदद करने को होता ही नहीं है, इवन तो मेहनत बहुत कर रहे हैं बट फिर भी जो है उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। मैनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस सोशल आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। स्लम पॉपुलेशन को काफ़ी साइकिल ऑफ पॉवर्टी का फेस करना पड़ता है, ये उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देती है, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाती, ये और ज़्यादा सोशल एक्सक्लूजन बढ़ा देती है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन पढ़ लिया, स्लम प्रॉब्लम पढ़ ली, रूरल अर्बन माइग्रेशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कॉज कॉन्सिक्वेंस और एक केस स्टडी पढ़ेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो लिमिटेड है गाइस हमारे पास में लैंड, और वो डिट्रॉयड बहुत ज़्यादा हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन किस फॉर्म में होती है, सॉइल इरोजन हो तो होती है, वाटर लॉजिंग हो तो होती है, सेलाइन यानी कि कहीं पे पानी पड़ा हुआ बहुत एसिडिक हो जाए और मतलब नमकीन हो जाए, एसिडिक नहीं सॉरी नमकीन हो जाए, बहुत ज़्यादा दलदल हो जाए पानी, एल्कलाइजेशन यानी कि सॉल्ट कंटेंट बहुत बढ़ जाए पानी के अंदर जो है मिट्टी के अंदर, वो सब की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। क्या होगा उसकी फिर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, आप क्रॉप्स नहीं उगा सकते, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अनचेक डिग्रेडेशन में टर्न प्रोडक्टिव लैंड इनटू वेस्ट लैंड, की अच्छा खासी उपजाऊ ज़मीन मिट्टी में मिल सकती है, बेकार हो सकती है बिल्कुल, मतलब ठीक है। टाइप ऑफ वेस्ट लैंड कैसे होते हैं हमारे, वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे हम खेती नहीं करते, बंजर ज़मीन। तो कुछ नेचुरल कॉजेज से होते हैं जैसे गलीज और रिवाइंस बन जाते हैं यानी कि गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पानी भर जाए, मिट्टी बिल्कुल दलदली हो जाती है, तो वो तो नेचुरल रीज़न से भी होता है। डेजर्ट और कोस्टल एरिया भी वेस्टलैंड ही है हमारा, बैरन रॉकी एरियाज़ भी, स्टीप स्लोपिंग लैंड्स भी, ग्लेशियल एरिया भी वेस्टलैंड है, यानी कि यहाँ खेती तो नहीं कर सकते ना हम, तो ये वेस्टलैंड कहलाते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन इंड्यूस वेस्टलैंड बहुत हो रहे हैं, वाटर लॉग जहाँ ज़्यादा पानी चला गया, कैनाल से भी हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ों से हो जाता है, मार्शी एरिया हो गए, दलदली इलाके, लैंड इफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी
सैलिनिटी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज़ में भी हो जाता है, लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप भी ऐसी होती है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड पेस्चर एरियाज़, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये हमारे ह्यूमंस के बनाए गए लैंड है जो हमने डिग्रेड कर दिया। हमारे लैंड नहीं है, हमारे डिग्रेडेड लैंड है, ये अच्छे खासे लैंड को हमने डिग्रेड कर दिया। नाउ केस स्टडी दे रखी है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, मोस्टली भिल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट पॉवर्टी ये लोग जो है झेल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसका एम क्या था कि ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे एंड लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे कम करेंगे। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 20% ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है वो 5 सालों में सही हुआ है। सक्सेसफुल गवर्नमेंट एनजीओ की पार्टनरशिप की वजह से ये हो पाया और वहाँ के लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया। हाउस होल्ड के बाहर में उन्होंने ट्रीज़ लगाए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वाली जो जगहों पर बहुत सारे ट्रीज़ लगाए, फॉर्डर ग्रास को पेस्चर लैंड पे लगाया कि वहाँ पे एनिमल जाके ग्रेजिंग कर सके। सोशल फेंसिंग अब अडॉप्ट करी सस्टेनेबल पैस्चर मैनेजमेंट के लिए कि ऐसा नहीं हो कि ओवर ग्रेजिंग हो जाए। एनक्रोचमेंट एड्रेस बाय इंटीग्रेशन द इंक्रोचर इनटू द कम्युनिटी फॉर शेयर्ड बेनिफिट्स, ठीक है। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो एनक्रोचमेंट यानी कि लोग आ रहे थे बाहर से, उनको इन्होंने एड्रेस करा, उनको जो है शेयर करे बेनिफिट्स साथ में, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए और झाबुआ रीजन के लिए भी था। इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू हाँ और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, जैसे कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सो लैंड डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लैंड तो लिमिटेड है वी नो, और हमारे यूज़ बहुत सारे हैं लैंड के, तो वी हैव टू स्टॉप द लैंड पॉल्यूशन ऑल्सो। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस फाइनली। इसके साथ हमारा क्लास 12 ज्योग्राफी का फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नो मैप वर्क के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं सब इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स आप लोगों को कराऊंगी बिफोर योर एग्जाम्स। एंड MCQ मैराथन सीरीज भी होगी जहाँ MCQs प्रैक्टिस होंगे, क्वेश्चन सीरीज भी होगी जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। बट पहले आप सभी चैप्टर्स को पढ़ो, समझो, उनके नोट्स बनाओ। नोट्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम ID की मैंने, और चैप्टर्स मैंने सभी पढ़ा दिए। सिलेबस कंप्लीट गाइस ज्योग्राफी का। गो एंड वॉच द ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी वीडियो जहाँ बताया कैसे इस पूरे सिलेबस को आप कंप्लीट करने वाले हो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।